नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, जो हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर के 1945 तक के जो इतिहास क्रम है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसका सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। अगर आप लोग अपना जो सामान्य ज्ञान अर्थात एसएसटी के सिलेबस को देखोगे तो ठीक है। तो देखो, सबसे पहला ये जो 1857 से लेकर 1945 तक की जो भी घटनाक्रम है ना, उसमें जो विशेष विशेष जो घटना है ना, जो हाईलाइट में है ना, ऐसे ना घटनाओं को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। और मैं ना आप लोगों को वो जो एमसीक्यू रहेगा ना, उसी एमसीक्यू के माध्यम से ना, मतलब जो सही विकल्प रहेगा ना, उसी के माध्यम से आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी के बाद ना मैं आप लोगों के लिए टोटल 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और इन 25 प्रश्नों को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 25 प्रश्न है ना, वो विशेष विशेष घटनाओं से रिलेटेड जो प्रश्न है ना, उसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ना कई बार एग्जाम में अनेक एक जो एग्जाम है ना उसमें पूछा गया है, तो इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका ना थ्योरी पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों से एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ना करीबन 1 घंटे बाद ना इसका जो पीडीएफ रहेगा ना, मतलब इसका जो थ्योरी रहेगा उसको और इसका जो एमसीक्यू रहेगा उसको, दोनों को ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ना उसका जो पीडीएफ रहेगा वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिएगा बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहां से आप लोग ना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका जो लिंक है वो नहीं मिलेगा ना, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मैं अपने टेलीग्राम का जो चैनल है ना, उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना फटाक से सबसे पहले हम लोग ना इसका जो थ्योरी है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप अपना क्लास को ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए सबसे पहला ना हम लोग आज का जो टॉपिक है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक की जो घटनाक्रम है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहला इसका जो थ्योरी है थोड़ा सा पढ़ लो, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। भारत शुरुआत से ही अपनी भू संसाधन, प्राकृतिक प्रदत्त उपहार, पर्याप्त धन संपदा के लिए विश्व पटल पर प्रख्यात रहा। यहाँ की इन्हीं आकर्षण से विदेशी आक्रमणकारी स्वयं को रोक न पाए और ब्रिटिश विस्तारवादी नीति, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक गतिविधियों ने भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदारों, किसानों, व्यापारियों इत्यादि की स्थिति पर प्रभाव डाला। यही धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में एक हिंसक विद्रोह के रूप में भड़का, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली, ठीक है। ये केवल आप लोगों को ना एक भूमिका के तौर पर ये जो ना जो थ्योरी है वो दिया गया है, कुछ विशेष इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसी क्रम में कई ऐसे विद्रोह और क्रांति की कड़ियाँ चलने लगी, जिनमें प्रमुख है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन का विरोध, रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज्य दिवस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अन्य। इस लंबे समय की यातनाओं और विरोध का सकारात्मक परिणाम आया। क्लिमेंटन इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने की ब्रिटिश मंशा जाहिर किया। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र घोषित हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को ना केवल एक प्रारूप के तौर पर ना इतना ही आप लोगों को जो थ्योरी था ना वो पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद ना हम लोग ना इसका जो एमसीक्यू है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें ना विस्तार पूर्वक सारा चीज़ जानने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर देने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य रहेंगे ना, मतलब प्रश्न क्रमांक जैसे मैं फर्स्ट को पढ़ूंगा ना, और इनसे रिलेटेड जितने
जितने भी तथ्य रहेंगे ना, सारा चीज़ को आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना कि मेरे आंसर देने से खुद आंसर देने के लिए कोशिश करना, ठीक है। फिर विस्तारपूर्वक इसका आंसर मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए आप सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ब्रिटिश काल में ना जो रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त जो लागू किया गया था ना, वो मुंबई में लागू किया गया था, ठीक है। अभी का जो नाम है वो मुंबई है, लेकिन उस समय ना बम्बई कहा जाता था, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त जो है ना, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो ब्रिटिश शासनकाल में जो ब्रिटिश होते थे ना, उन्होंने ना किसानों पर एक रैयतवाड़ी नामक भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें उनकी फसल का ना, मतलब जब भी उनका जो फसल होता था ना, उसमें 33% से लेकर के 55%, कितना, तो 33% से लेकर 55% तक की ना उनको भूमि कर के रूप में देना था। मतलब फसल जैसी होता था उसको कर के रूप में 33% से लेकर के 55% तक की उनको कर देना था, ठीक है। और ये जो कर का निर्धारण है वो ब्रिटिश का जो सरकार है ना, उससे सीधे सरकार और किसानों के बीच ये जो कर निर्धारण है वो किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए घटनाओं को उनकी तिथियों से सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो घटना दिया है वो और ये जो तिथि दिया है ना, उसको आपस में सुमेलित करना है, मतलब मिलाते हुए चलना है, ठीक है। ए को देखो, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ना, बी सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी, सी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, डी गांधी इरविन समझौता। उसके अलावा फर्स्ट देखो 23 मई 1930, सेकंड को देखो 5 मई 1930, थर्ड 6 अप्रैल 1930 और फोर्थ को देखो 5 मार्च 1931। तो आप लोगों को बताना है इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए, कम से कम गेस तो कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए, ये जो घटना दिया है ना और ये जो तिथि दिया है, दोनों को आपस में सुमेलित करते हुए, मतलब मिलाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ए को देखो, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ना। तो गांधी जी द्वारा नमक कानून कब तोड़ा गया था, तो वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था, ये याद रखना है। बी को देखो, सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी। तो सरोजनी नायडू की जो गिरफ्तारी है वो कब हुआ था, तो सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी 23 मई 1930 को हुआ था, ये याद रखना है। सी को देखो, महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी। तो महात्मा गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 5 मई 1930 को हुआ था। उसके अलावा डी को देखो, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ना, वो आप लोगों का ये जो चौथा है वो हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF पूरा है ना, सारा चीज़ को डाल दूंगा। तो वहाँ पर आप लोग ना सीधे जा करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, तब आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ा कब तोड़ा गया था, तो वो आप लोग का 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। उसके अलावा सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी कब हुआ था, तो 30 मई 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हुआ था, तो 5 मई 1930 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऐसे डाटा आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न आजकल के जो एग्ज़ाम है ना उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, फैक्चुअल टाइप से। तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। अब राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? ऑप्शन ए 1897 को, ऑप्शन बी 1900 को, ऑप्शन सी 1901 को या ऑप्शन डी 1906 को। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए कम से कम आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 1897 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए, तो 1897 में गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब क्यों गए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। 1897 में दरअसल क्या हुआ था, बाल गंगाधर जो तिलक है ना वो अंग्रेजों की आलोचना के लिए हमेशा जाने जाते थे। और
1897 में ना उन्होंने अपनी जो एक अखबार है, उनका जो नाम है वो केसरी है। क्या नाम है? तो केसरी जो उनका स्वयं का अखबार था ना, उसमें एक जो अपना विचार था उस वो प्रकाशित किया गया था, जिसमें जिनको जो अंग्रेज़ थे ना वो माना था कि वो राजद्रोह टाइप से उनको लगा। मतलब जो अपना विचार को उन्होंने व्यक्त किया ना, मतलब भारत की जो जनता है उसको जगाने का काम किया था। और ऐसे जगाने का जो काम है वो सरकार की नज़र में, मतलब ब्रिटिशों की नज़र में वो राजद्रोह करार कर दिया गया था। तो इसी राजद्रोह के चलते ना उन्होंने 124 ए लगा दिया था। उनका एक जो दंड संहिता है ना, मतलब एक कानून बनाया था जिसका एक अपराध है 124 ए ना, तो उसके तहत उसको राजद्रोह करार कर दिया गया था और 1897 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो किस में प्रकाशित किया गया था? तो केसरी नामक उसका जो अखबार है ना उसमें प्रकाशित किया गया था। और ये जो केसरी है ना वो मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। कौन सी भाषा? तो मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था और केसरी उनका जो प्रमुख अखबार है उसमें किया गया था। ठीक है, तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है 1897, वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए काकोरी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी चटगांव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए काकोरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था? तो राम प्रसाद जो बिस्मिल थे ना उसको काकोरी षड्यंत्र केस में जो फांसी था ना, मतलब वो जो मृत्युदंड था ना वो दिया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। अब सबसे पहला आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये काकोरी है क्या? तो काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो कब? तो 9 अगस्त 1925। कब? तो 9 अगस्त 1925 को ना ये जो काकोरी कांड है वो हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। काकोरी कांड का मतलब ये है कि काकोरी नामक एक स्थान था, मतलब एक ट्रेन है वो रुकने का जो स्थान होता है ना वो प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर क्या किया था काकोरी में, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है और उसके साथ साथ उनके जो सहयोगी है, उनके सहयोगी कौन थे? अशफाक उल्ला खान था, उसके अलावा रोशन सिंह था। ठीक है, इन तीनों ने ना और उसके जो साथी थे, ये मेन तीनों था। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया था, जो अंग्रेजों के जो ट्रेन आ रहा था ना जिसमें वो खजाना भर करके ला रहा था, ठीक है, तो वो खजाना को क्या किया था, लूट लिया था ये तीनों के तीनों ने। ठीक है, और उसके जो सहयोगी हैं उन्होंने, खास तौर से राम प्रसाद बिस्मिल जो है उसमें से प्रमुख था। ठीक है, तो इन तीनों ने ना चलते हुए ट्रेन में ना क्या किया था, उनका जो खजाना था उसको लूट लिया था और लूट करके ना जो ब्रिटिश सरकार है उस पर एक करारा उनको प्रहार किया था, मतलब तमाचा मारा था ये बोल सकते हो। ठीक है, और उस समय का जो खजाना लूटने का जो मकसद ये था कि उस समय ना जो क्रांति थी ना वो अपने चरम पर थी, और क्रांति और हथियार को खरीदने के लिए ना, और हथियार को खरीदने के बाद ही ना क्रांति किया जा सकता है, मतलब विरोध किया जा सकता है अंग्रेजों को। तो इसीलिए ना उनका जो खजाना था उसको लूट लिया और लूट करके ना आंदोलन है उसको चलाया जा सके, साथ ही वो जो हथियार खरीदना है उसको खरीदा जा सके। तो इसलिए ना ये जो काकोरी कांड है उसको अंजाम दिया था और जो ट्रेन था ना उसमें से जो खजाना था वो लूट लिया गया था। ठीक है, तो इसके चलते ना जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनको और अशफाक उल्ला खान जो है वो और रोशन सिंह है, इन तीनों को ना काकोरी षड्यंत्र केस के तहत ना उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, और इसका जो काकोरी कांड का जो डेट है ना वो 9 अगस्त 1925 है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। बुक में कहीं कहीं पर 5 अगस्त 1925 दिया है। ठीक है, तो अगस्त 1925 दिया है, ये बात आप लोगों को मुख्य तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना काकोरी कांड जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इस काकोरी कांड के बारे में। अब आप लोग बोलोगे कि ये काकोरी किस ज़िले में है, तो काकोरी की अगर बात करूँ ना तो ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है ना वहाँ पर ये काकोरी कांड हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इतना सारा चीज़ मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए ना तो आप लोगों को याद रहे। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ सेम टू सेम प्रश्न रिपीट मार देगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि काकोरी कांड कब हुआ था तब आप लोग बता सकते हो। ये पूछा जाए कि काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था तब आप लोग बता सकते हो।
है ना। इतना चीज़ तो आप लोगों को याद रहेगा ना, इतना विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा तो इसीलिए सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से ना हम लोग ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को पेशेंस के साथ पढ़ना है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। अब 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहाँ हुआ था वह स्थान था। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी मेरठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां हुआ था वह स्थान है बोला है। तो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो मेरठ में हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो 1857 की क्रांति का अगर मैं स्पेसिफिक डेट बताऊँ ना तो वो 10 मई, कब? तो 10 मई 1857 हो जाएगा। कब? तो 10 मई 1857 को ये क्रांति हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ये 1857 की क्रांति है क्या। तो थोड़े से मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ कहानी के तौर पर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने ना अपनी सेना में, मतलब अपने जो सैनिक हैं ना उनको पुरानी जो उनके पास राइफ़ल थी ना उसके स्थान पर नई जो आधुनिक तौर पर बनी जो एनफील्ड राइफ़ल थी, ठीक है। तो उनको अपनी सेना के जो सैनिक हैं ना उनको देने के लिए दे दिया गया था, ठीक है। नया जो एनफील्ड राइफ़ल है वो दे दिया गया और उनका जो राइफ़ल है, जो बंदूक है ना उसको जो कारतूस है, मतलब उसका जो गोली है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, मुँह से उसको खोलना पड़ता था। और मुंह से खोलना पड़ता था। तो उसको जब ये बात पता चला ना कि ये जो नई एलिफेंट राइफ़ल है उसका जो कारतूस है ना वो गाय और सूअर की चर्बियों से बना है। किसके? तो गाय और सूअर की चर्बियों से ये जो नई एनफील्ड राइफ़ल है ना वो बनाया गया है। और उसको खोलने के लिए ना मुंह से खोलना पड़ता है ये जो राइफ़ल है उसको। जब ये बात उनको पता चला ना उसके कारतूस को, तो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों? तो देखो, जो ब्रिटिश काल में जो अनेक जो सैनिक थे ना उसमें हिंदू धर्म के और साथ ही जो सिख धर्म के जो थे ना वो अनेक लोग ब्रिटिश के जो सेना में ना शामिल था। क्यों? तो अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जी हाँ। तो हिंदू धर्म और साथ ही जो सिख धर्म के जो लोग हैं ना वो बड़ी मात्रा में सेना में शामिल था ब्रिटिश सरकार के। और जब इनको ये पता चला ना कि जो नया एनफील्ड राइफल है उसमें जो कारतूस लगता है वो गाय और सूअर की चर्बियों से निर्मित है ना। और देखो, जो सिख धर्म है वो और जो हिंदू धर्म है वो गाय को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, माता के तौर पे उसको पूजा जाता है। जब ये बात उनको पता चला ना तो उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया कि हम ऐसे राइफल का उपयोग नहीं करेंगे बोल करके, ठीक है। तो वही जो था ना वो 10 मई 1857 को ना 1857 की क्रांति का श्री गणेश हुआ, सबसे पहला यही से शुरू हुआ। 10 मई 1857 मेरठ से हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और ये वाला जो था ना इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। मेरठ से स्टार्ट हुआ ये बात, ठीक है। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ, मतलब कब शुरू हुआ, ये पूछा जा सकता है। अभी तो केवल इसमें स्थान पूछा गया, आप लोगों को स्पेसिफिक डेट पूछा जाएगा तब क्या करोगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो डेट है वो और इसका जो कारण है वो और कहाँ हुआ, इन तीनों को आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी मेरठ है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोह सेना का मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन ए अजीज मुल्ला खां, ऑप्शन बी नाजिम खां, ऑप्शन सी करीम खां या ऑप्शन डी बख्त खां। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बख्त खां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य जो सेनापति कौन था बोला है। तो विद्रोही जो सेना का मुख्य सेनापति था ना वो बख्त खां था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और जो 1857 का जो विद्रोह दिल्ली में हुआ था ना उसमें नाम मात्र का जो नेतृत्व है ना वो बहादुर शाह का नाम याद आता है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक जो नियंत्रक था ना वो जनरल बख्त
खा था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। मतलब 1857 में दिल्ली विद्रोही का सेना का जो मुख्य सेनापति था ना, वो बख्त खा था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो गांधी जी के जो प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ जो जन आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसका जो नाम है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोग को याद रखना है, इसकी जो शुरुआत है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वो 12 मार्च, कब? तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को ना ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको शुरुआत हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और गांधी जी के जो प्रसिद्ध दांडी मार्च है ना, वो आप लोगों को पता होगा कि गुजरात के जो राजधानी है अहमदाबाद, वहाँ पर जो साबरमती जो आश्रम है, वहाँ से इसकी जो दांडी यात्रा है वो शुरू किया गया था। ये बात आप लोग को याद होगा। और कितना? तो 78 सदस्य, कितने? तो 78 सदस्यों के साथ ये जो दांडी मार्च है ना, वो स्टार्ट किया गया था। और लगभग 385, कितना? तो 385 किलोमीटर पैदल चला गया था। और ये जो पहुंचा था ना, मतलब दांडी मार्च जो पहुंचा था ना लास्ट में ना, तो वो 6 अप्रैल, कब? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को जो गांधी दांडी जो यात्रा है ना, वो जो नमक कानून तोड़ने के लिए ना भारत के जो पश्चिम में जो समुंदर है ना, वहाँ पहुंचा था। और दांडी मार्च करने के बाद जो नमक खुद से बनाया हुआ था और स्वदेशी को, मतलब स्वदेशी नमक का उपयोग करने के लिए भी संदेश दिया था। ये बात आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को स्पेसिफिक डेट ये याद रखना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, उसका जो शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके अलावा जो दांडी यात्रा है ना, वो 1930 को ही स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो साबरमती आश्रम से हुआ था, अहमदाबाद से, ठीक है। और कितने लोग गए थे? तो 78 सदस्यों से स्टार्ट हुआ था। और कितना किलोमीटर चला था? तो 385 किलोमीटर चला था। और भारत के जो पश्चिम में जो समुंदर है ना, वहाँ पहुँचा था। और वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून जो था ना, उसको सरकार का तोड़ा था, मतलब ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। और कब पहुँचा था? तो 6 अप्रैल 1930 है ना, उस दिन पहुँचा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इतनी सी बात है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो बाकी दिया है ना, उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, ठीक है। आप लोग ये जानिए कि ये जो ऑप्शन भी है ना, असहयोग आंदोलन, तो ये जो असहयोग आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग जो आंदोलन है ना, वो आप लोगों का 1 अप्रैल 1920 को स्टार्ट हुआ था। कब? तो 1920 को स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल को। ये बात आप लोगों को याद रखना है असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके अलावा ये जो खिलाफत आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो जो खिलाफत आंदोलन है ना, वो 1919 को स्टार्ट हुआ था। कब? तो 1919 को ना खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये बात याद रखना है। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट हुआ था। कब? तो 1942 को स्टार्ट हुआ था। स्पेसिफिक डेट बताऊँ ना, तो डेट है ना वो 8 अगस्त। कब? तो 8 अगस्त 1942 को ना ये जो भारत छोड़ो आंदोलन वो स्टार्ट हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो मैं बताया हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एकदम स्पेसिफिक डेट याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये जो 1930 है वो आप लोगों को याद रखना है। इतना सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी में से ही सेम प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये जो आंदोलन है उसको सीक्वेंस वाइज जमाइए बोल करके। तब आप लोग कैसे करोगे? सेम प्रश्न, लेकिन प्रश्न का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि निम्न में से निम्न आंदोलन को सीक्वेंस वाइज जमाइए, मतलब उसके कालक्रम के अनुसार जमाइए। तब आप लोग क्या करोगे? जब याद रहेगा तभी न जमा सकोगे। जी हाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप लोगों का जो आएगा वो खिलाफत आंदोलन सबसे पहला आएगा, क्योंकि ये 1919 को स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन। दूसरा जो आएगा वो आप लोग का असहयोग आंदोलन आ जाएगा। कब स्टार्ट हुआ? तो
1920 को स्टार्ट हुआ था, ये जो खिलाफत असहयोग आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखो, सी वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 को स्टार्ट हुआ था। उसी प्रकार से डी को देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 को स्टार्ट हुआ था। तो ये जो स्पेसिफिक जो सन है ना, उसे आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से भी, ठीक है। प्रश्न घुमा करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। सेम प्रश्न नहीं देते लेकिन घुमा करके देंगे तो कैसे करोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझते हुए ही चलना है, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। चाहो तो ये डेट को स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो वेदों की ओर जो लौटो ना, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात इसके बारे में और याद रखना है कि इन्होंने 1875 को, कब, तो 1875 को आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका, तो आर्य समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो करके ये जो संदेश है ना वो दिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आर्य समाज की स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग ना पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र समर था, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी ईश्वर प्रसाद या ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो 1857 का विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता समर था, यह किसने कहा था। तो 1857 का जो विद्रोह था ना, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये सबसे पहले किसने कहा, तो ये जो वी.डी. सावरकर है ना, उन्होंने कहा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो वी.डी. सावरकर है ना, इसका अगर कि फुल नेम की बात करूँ ना, तो वी.डी. सावरकर का जो फुल नाम है ना, वो वीर विनायक दामोदर सावरकर है। क्या, तो वीर विनायक दामोदर जो सावरकर है ना, इसका ये पूरा नाम है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो वी.डी. सावरकर है ना, इन्होंने 1909 को, कब, तो 1909 को अपनी जो पुस्तक है ना उसमें लिखा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये कहा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1885। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये प्रश्न तो आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा या पढ़ा होगा, तो सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1885 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बोला है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना, वो 1885 को हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्पेसिफिक डेट बताओ ना स्थापना की ना, तो वो आप लोगों का हो जाएगा 28 दिसंबर। कब, तो 28 दिसंबर 1885 को ना इसका जो स्थापना है ना वो मुंबई के, कहाँ, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी जो स्थापना है वो हुआ था। और किसने किया था ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना का जो श्रेय जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को जाता है। किसको, तो ए.ओ. जो ह्यूम है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। कब, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है।
कहाँ पूछा जाएगा, तो कहाँ पे आप लोग बोल सकते हो, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को केवल सन को याद नहीं रखना है, उसके अलावा किसने किया था, उसका स्थान कहाँ था, इन सारी चीज़ को आप लोगों को डिटेल वाइज पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। हड़प नीति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जल, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हड़प नीति के जनक कौन थे पूछा है, तो हड़प नीति के जो जनक है ना वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये हड़प नीति क्या है, ये बताओ बोलोगे। तो हड़प नीति को मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। हड़प नीति का मतलब ये है कि उस समय ना ब्रिटिश सरकार ने एक नियम निकाला था, लॉर्ड डलहौजी ने, हाँ ठीक है, एक नियम निकाला था। इसके तहत उस समय के जितने भी राजा थे, ठीक है, उसका अगर स्वयं का पुत्र नहीं होगा, मतलब गोद लिया हुआ बच्चा नहीं चलेगा, ठीक है, उसका स्वयं का पुत्र जब तक नहीं होगा ना तो उस राज्य को ब्रिटिश सरकार में विलय कर लिया जाएगा, मतलब ब्रिटिश में शामिल कर लिया जाएगा उस राज्य को। तो ये एक नियम निकाला था, उसे जो हड़प नीति है वो कहा जाता है। मतलब खुद का पुत्र होना चाहिए तभी उसको उस राजा को दिया जाएगा, अदरवाइज ब्रिटिश सरकार में विलय कर लिया जाएगा उसका जो क्षेत्र है, उसका जो शासन है, सारा चीज़ को। और इसका जो श्रेय है ना, ऐसा नियम निकाला था वो लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था, ठीक है। और इसके चलते सतारा, संभल, जौनपुर, जैतपुर, बरार, झांसी, अवध, इतने सारे जो राज्य थे ना उसको ब्रिटिश सरकार ने अपना जो साम्राज्य है उसमें मिला लिया था, मतलब अपने शासन में मिला लिया था। आप लोगों ने एक नाटक देखा होगा खासतौर से झांसी की रानी करके, आप लोगों ने उसका नाटक भी देखा होगा बचपन में, है ना, कि किस प्रकार से जो झांसी की रानी जो था ना उसका जो पहले उसका पुत्र नहीं था तो वो किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन में उसमें विलय करने की बात किया गया था। आप लोगों ने देखा ही होगा उसके जो कहानी को, है ना। तो उसी समय ये जो लॉर्ड डलहौजी था ना वो आया हुआ था, ठीक है। अगर मैं लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल के बारे में बात करूँ ना तो उसका जो शासनकाल है वो 1848, कब, तो 1848 से लेकर की 1856 तक की उनका जो शासनकाल है ना वो चला था, मतलब जो गवर्नर था वो बना हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो सी है लॉर्ड डलहौजी वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को ज़्यादा विस्तार पूर्वक आप लोग को थ्योरी नहीं पढ़ाया, लेकिन जो प्रश्न करा रहा हूँ ना उसमें विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। भारत के असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग का पिछला जो प्रश्न है उसमें बताया था ना कि भारत के असहयोग आंदोलन के जनक कौन थे, तो भारत में जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किया था ना वो महात्मा गांधी ने किया था। ये हम लोगों ने डिस्कशन में पढ़ा था ना, मतलब इससे जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें पढ़ा था ना। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1920 को हुआ था, ये मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका जनक है ना वो महात्मा गांधी हो जाएगा। अब ये असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था सरकार की जो कार्य है ना उसमें विघ्न डालने के लिए, मतलब जो सरकार की जो कार्य है ना ब्रिटिश सरकार के ना तो उसमें सहयोग ना करने के लिए, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए, मतलब हस्तक्षेप करने के लिए ये जो असहयोग आंदोलन है उसको शुरू किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो महात्मा गांधी वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बोला है ना, तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया है वो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। 15 जुलाई कब? तो 15 जुलाई 1943 को। कब? तो 15 जुलाई 1943 को ना ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ना उन्होंने सिंगापुर का, कहाँ? तो सिंगापुर के जो टाउन हॉल है ना तो वहाँ जो अपना सेना एक बनाया था और वहाँ सेना का जो सुप्रीम कमांडर के रूप में ना सेना को संबोधित करते हुए कहा था दिल्ली चलो करके एक नारा दिया था, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। कहाँ ये जो नारा है वो दिया था? तो सिंगापुर में दिया था। तो किसको दिया था? तो अपने जो सेना तैयार किया था ना सिंगापुर में ना, तो वहाँ की सेना को संबोधित करते हुए ये बात कहा था, ठीक है। कब कहा था? तो 15 जुलाई 1943 को कहा था। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना सुभाष चंद्र बोस, वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए चौरा चौरी कांड, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह या ऑप्शन डी रॉलेट सत्याग्रह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी रॉलेट सत्याग्रह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से पहली घटना कौन सी थी बोला है। तो सबसे पहला इन चारों जो ऑप्शन दिया है ना उनमें से ऑप्शन नंबर जो डी है रॉलेट एक्ट बोल सकते हो या रॉलेट सत्याग्रह है ना, वो आप लोगों का 1919 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहली घटना है इन चारों ऑप्शन में से, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और काकोरी कांड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था ना कि काकोरी कांड जो है 1925 को स्टार्ट हुआ था। कब? तो 1925 को काकोरी कांड जो है ना वो हुआ था। ये बात आप लोग को याद रखने के लिए बोला था। और चौरा चौरी कांड के बारे में बात करूँ ना तो ये जो चौरा चौरी कांड है वो 1922 को हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा ये जो बारदोली सत्याग्रह है ना वो बारदोली सत्याग्रह आप लोगों का 1928 में। कब? तो 1928 में ये हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है इन चारों के बारे में। प्रश्न में सिंपल सा अभी ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी हुआ, ये पूछ दिया गया है। अगर आप लोगों से इसी प्रश्न को किस प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है, इन चारों ऑप्शन को आप लोगों को दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको कालक्रम के अनुसार जमाइए, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाइए, ऐसा बोल देंगे। सेम प्रश्न आप लोगों के लिए कूट में पूछ दिया जाएगा ऐसे ही। तब आप लोग कैसे करोगे? तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप लोग ना इसका जो चारों जो ऑप्शन दिया है ना उसका जो क्षण है उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में बताऊँ ना, तो जो चौरी चौरा कांड है 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को आप लोग पता है ना कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब? तो आप लोगों का 1920 में हुआ था जो असहयोग आंदोलन है, वो आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो उसी दौरान जो 1922 जब तक कि आया ना तब ये चौरी चौरा कांड हुआ था। और चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, एक जो पुलिस थाना था ना उसको ना जो तमाम इसके अंदर ना जितने भी पुलिस वाले सारे लोग थे और सारी ना जो पुलिस थाना था ना उसको आग लगा दिया था, जिसमें से 22 जो पुलिसकर्मी थे ना वो जिंदा जल करके मर गया था, ठीक है। तो इसी के विरोध में ना ये जो असहयोग आंदोलन है उसे 1922 को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो 2 साल जो असहयोग आंदोलन चला था वो था। और ये जो चौरी चौरा कांड है वो यही था कि 22 जो पुलिसकर्मी है ना वो जिंदा जल गया था, क्योंकि ना वहाँ के जो पुलिस स्टेशन था ना उन्हीं के जो असहयोग आंदोलनकारी है उन्होंने इसको जला दिया गया था इस वजह से, ठीक है। तो ये जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया गया था। तो यही जो है ना वो चौरी चौरा कांड है। उसके अलावा काकोरी कांड को आप लोग को बताया था ना कि जो ब्रिटिश सरकार की जो ट्रेन है उसमें जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उसका जो खजाना था ब्रिटिश सरकार का उसका लूट लिया था, ये बताया था। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो रोलेक्ट एक्ट ना ब्रिटिश सरकार द्वारा एक काला कानून पास किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये 1919 का आया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, इन तीनों के ना जिस पर भी शक होता था ना ब्रिटिश सरकार सीधा उसको अंदर कर देता था पकड़ करके, ठीक है। उस पर कोई बिना अपील मतलब कोई अपील नहीं कर सकता था, किसी प्रकार की वकील नहीं रख सकता था, ना ही किसी प्रकार का दलील दे सकता था, डायरेक्ट अंदर कर दिया जाता था। इसे एक रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह या रोलेक्ट एक्ट काला कानून कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा
पूछा गया ना, कि पहली घटना पूछा गया ना, तो पहली घटना रॉलेट एक्ट 1919 वाला आ जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। भले ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम अभी लग रहा है, चलेगा, लेकिन विस्तार पूर्वक जब तक आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा जरूरी है कि आप ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। 1922 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग, या ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 1932 के पूना समझौता के साथ किसका संबंध था बोला है ना, तो पूना समझौता के साथ जो संबंध था वो भारतीय दलित वर्ग के साथ था। ठीक है, अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये पूना समझौता है क्या। तो पूना समझौता के बारे में मैं आप लोगों को सरल तरीके से बताऊँ ना, तो पूना जो समझौता है ना, उसमें मतलब जो भारतीय दलित वर्ग है ना, तो उनके लिए ना एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाने की बजाय सामान्य मतदाताओं के साथ ना कुछ निश्चित सीट आरक्षित कर दी गई थी। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 को हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वो थे, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे यार, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने, मुझे पता है कि आप लोगों का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही लिए होंगे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसके हाथों में था, तो वो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में था। ये सभी लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1857, या ऑप्शन डी 1757। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1857 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? तो भारत जो है ना ब्रिटिश ताज के अधीन 1857 में आया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो कब से भारत जो है ना वो ब्रिटिश के अधीन था, तो आप कैसे बोल रहे हो कि 1857 में ही आया। तो मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे शासन कर रहा था। मतलब भारत पे जो शासन था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था। डायरेक्ट जो ब्रिटेन की जो ताज है, जो क्राउन है, वो शासन नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को इसी क्लास में बताया कि 1857 में चर्बी वाला कारतूस जो घटना हुआ था, मतलब जो अंग्रेज की जो सेना थे जिसमें हिंदू और जो सिख थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो जो कारतूस है वो चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी से बना था। मैंने बताया था ना। तो ये जो विद्रोह है उसको दबाने में असफल जो रहा ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, तो उसके जो सारे अधिकार है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार है वो छीन लिया, जो ब्रिटेन की जो ताज है वो, और डायरेक्ट अब भारत पर शासन करने लगा। कौन? तो ब्रिटेन के जो ताज है ना, मतलब ब्रिटेन के जो राजा है ना वो डायरेक्ट मतलब ब्रिटेन में रानियां हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो रानियां है ना वो डायरेक्ट शासन करने लगी। अब जो कंपनी के जो अधिकार था ना वो छीन लिया गया था। और जो ब्रिटेन में ना, इन्हीं की जो कंपनी थी ब्रिटेन में, तो क्या करता था, पहले जो यहाँ की जो ताज है वो जो कंपनी को कंट्रोल करता था और कंपनी जो है वो भारत को कंट्रोल करता था। तो अब क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया 1857 में, और डायरेक्ट शासन अब करने लगा भारत पर। जो ब्रिटेन की जो ताज है वो डायरेक्ट शासन करने लगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आया ना। जो भारत में ब्रिटेन ताज का अधीन किस वर्ष आया ये पूछा है, तो 1857 के घटना के बाद ब्रिटेन ताज के जो अधीन है ना वो भारत आया। ये बात
आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इतना सारा बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आए, ताकि एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, इसमें प्रश्न छोटा सा नज़र आता है, लेकिन इसका सारी घटना को आप लोग जानोगे ना, तभी आप लोग को माइंड में कैप्चर रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ऑप्शन ए प्रेस पर प्रतिबंध हटाया गया, ऑप्शन बी प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया, या ऑप्शन डी महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ना ऑप्शन नंबर बी प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और प्रादेशिक स्वायत्तता के साथ साथ ना जो भारत में द्वैत शासन प्रणाली जो चल रहा था ना, उसको भी समाप्त कर दिया गया, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1858, ऑप्शन बी जून 1858, ऑप्शन सी नवंबर 1857, या ऑप्शन डी अगस्त 1858। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1858 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब किया गया था, ये बोला है। तो जो क्राउन की जो सत्ता का जो घोषणा किया गया था ना, वो अगस्त 1858 किया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, थोड़े से मिस्टेक हो गया था आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो प्रश्न क्रमांक 17 है ना, जिसमें बोला गया था कि भारत ब्रिटिश ताज का जो अधीन किस वर्ष आया बोल करके, तो जो भारत ब्रिटिश ताज के जो अधीन आया था वो ऑप्शन नंबर बी था। मैं गलती से ना फ्लो में ना ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है उसे ले लिया था 1857 को। तो 1857 को ना मेरठ का जो विद्रोह हुआ था, मतलब ये जो चर्बी वाला कारतूस घटना हुआ था ना, वो उसका घटना हुआ था ये 1857 में। लेकिन भारत जो ब्रिटिश ताज के मतलब डायरेक्ट शासन जो हुआ था ना, ब्रिटिश जो क्राउन था उसका शासन है ना, तो 1858 की हुआ था, उसको थोड़े से आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़े से ना फ्लो में मैं भूल गया था, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसको आप लोग थोड़े से सुधार लीजिएगा, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, चलिए इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 19 क्या बोला है कि 1857 को जो विप्लव हुआ था, मतलब जो घटना हुआ था, ठीक है, चर्बी वाला कारतूस, इसी को विप्लव के क्रांति भी बोलते हैं, इसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसका नाम है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और ब्रिटिश जो ताज के क्राउन के जो अधीन आया था ना, वो आप लोग का 1858 में आया था। और जो प्रमुख रूप से क्राउन की जो सत्ता का जो घोषणा हुआ था ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1858 को हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। बाकी जितना भी मैंने आप लोगों को स्टोरी बताया ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पहले भारत पर शासन करता था, उसके बाद जो ये जो 1857 को जो घटना हुआ, मतलब चर्बी वाला जो कारतूस वो घटना हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन के जो क्राउन था ना, उन्होंने डायरेक्ट भारत पर शासन करना शुरू कर दिया, और उसका जो घोषणा है अगस्त 1858 में इसकी घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, तो उसको आप लोग प्रश्न क्रमांक 17 को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। हो जाता है यार, थोड़े थोड़े से फ्लो में ना पढ़ाते रहो ना, तो ऐसे में थोड़े से हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुगठित प्रयत्नों का परिणाम बताते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह का, मतलब सीधा सीधा इस प्रश्न को मैं समझाऊँ ना, तो 1857 को जो विप्लव हुआ था, मतलब जो घटना हुआ था ना, उसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, आप लोगों को ये बताना है। तो ऑप्शन ए डिज़रायली, ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज, या ऑप्शन डी रॉबर्ट पील। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए डिज़रायली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 20 को सबसे पहला अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसमें कहा गया है 1857 को जो विप्लव हुआ था ना उसमें किस नेता ने इसको जो 1857 की जो क्रांति उसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो ये जो डिज़रायली है ना उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, मतलब 1857 की जो घटना हुई थी ना जिसे चर्बी वाला कारतूस के नाम से भी जानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं, 1857 की विप्लव के नाम से भी जानते हैं, इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा डिज़रायली ने। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए मार्च 1928 में, ऑप्शन बी फरवरी 1929 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1929 में या ऑप्शन डी फरवरी 1928 में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी फरवरी 1928 में करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया बोला है तो साइमन कमीशन ना फरवरी 1928 में भारत आया, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो साइमन कमीशन है ना उसमें टोटल 7 सदस्य थे जिनमें से 6 सदस्य था और एक अध्यक्ष उनमें से था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ना 7 सदस्य था। ठीक है, और सभी इसमें जो था ना वो यूरोपीय था, मतलब जो ना भारतीय इनमें से कोई भी नहीं था, अंग्रेज ही सभी इसमें साइमन कमीशन में रखा गया था। ठीक है, और इसीलिए भारत में खास तौर से इस कमीशन का विरोध भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना साइमन जो कमीशन है वो फरवरी 1928 में भारत आया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और 1919 में ना जो एक्ट के प्रावधान के अनुसार इसका जो गठन है वो किया गया था उसके जांच के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन सी कैप्टन राम सिंह ठाकुर या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मोहन सिंह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी बोला है तो जो इंडियन नेशनल आर्मी है ना उसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सर वेलेंटाइन चिरोली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जल या ऑप्शन डी ब्लूमफील्ड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सर वेलेंटाइन चिरोल जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा बोला है तो जो बाल गंगाधर तिलक है ना उसको अशांति का जो जनक है ना वो सर वेलेंटाइन चिरोली ने कहा है। ठीक है, क्योंकि देखो वो भारत के हमेशा पक्ष में रहते थे और भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ रहते थे, तो इसीलिए ना जो सर वेलेंटाइन चिरोल जो है ना मतलब अंग्रेज अधिकारी जो है ना उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत जो है उसे बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए को पढ़ो सबसे पहला। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। ऑप्शन बी 1857 के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया। ऑप्शन सी 1857 विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई या ऑप्शन डी 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त कर दी गई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला गया 1857 के विद्रोह के बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, वो पूछा है। तो जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई बोला है, तो नहीं की गई जो है ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, की गई थी ये बात सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन में अनेक वकीलों ने अपना कार्य त्याग दिया। ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में शासकीय हाई स्कूल में भारतीय तिरंगा फहराया गया। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया। या ऑप्शन डी, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुआ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बोला है। जो सत्य कथन है ना वो ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वही करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा और ऑप्शन डी जो है ना वो तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों को क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग प्रॉपर टाइम पे अपना क्लास को ले पाओ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप लोग अपने एग्ज़ाम तक की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।